गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं भाई आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अपना जो ऑनलाइन जो चैप्टर चल रहा है, कुछ दिन जो ऑफलाइन चला था, चैप्टर नंबर 16 पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बिल्कुल अपने अंतिम चरणों में ही हैं, यो मानो आप। कुछ दिन का चैप्टर और ये बचा हुआ है। हाँ, हालांकि थोड़ा लेंदी है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके नीट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो डीपली नॉलेज इस चैप्टर में हमें भाई लेनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे जैसे कुछ फ्रेशर थे, नए थे, उनको नहीं पता सर क्या चैप्टर चल रहा है ना, क्योंकि वो कल के दिन आए थे, मंडे के दिन, और वो क्लास नहीं हुई थी ना। तो मैं उनको बता देता हूँ भाई, अपना जो ये चैप्टर यहाँ से चल रहा है, टॉपिक आपको केवल यहीं से समझते हुए चलना है। ठीक है, वाकई की इसकी सभी वीडियो हैं, ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से नोट्स वगैरह बना सकते हैं, या अपने कोई भी साथी होता है उससे भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बीच के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, उनको भी मैं रिकॉर्ड करके सभी को डाल दूँगा। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, और आज से ही आपको जुड़ जाना है कि भाई क्या है और क्या हम पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको एडजस्ट होने में, 1 दिन या 2 दिन बस, लेकिन ये सारी प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आने लग जाएगी। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है स्टार्टिंग में। सुनिए भाई, तो मैं आपको अपने टॉपिक से जोड़ दूँ कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भोजन का पाचन चल रहा था ना। और ये जो भोजन का पाचन था ना, वो चल रहा था किसमें? इन ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणी में भोजन का पाचन कैसे होता है, ये टॉपिक हमारा रनिंग में था। ठीक है, इस टॉपिक को हालांकि मैं ऑफलाइन क्लास में एक बार समझा चुका था भाई, लेकिन कुछ बच्चे जो नए हैं उनको मुझे ये दोबारा से बताना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे और क्या सिस्टम होता है। तो थोड़ी सी आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, नोट्स भी लिखेंगे, आपको नोटबुक भी अपनी तैयार रखनी है ना। सुनिए, मतलब जब आपका भोजन, जिसे हम कायम कहते हैं, क्या बोलते हैं? कायम। कायम के बारे में मैंने आपको बताया था भाई, जब आपका भोजन आमाशय में डाइजेस्ट हो जाता है तो उस भोजन का एक नाम होता है, और वह है कायम। क्या बोलते हैं उस भोजन को? कायम बोलते हैं। एक पतली लेई जैसा पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं कायम। ठीक है, तो जैसे ही ये कायम, एक बहुत अच्छा सिस्टम है, आपको कॉन्सेप्ट से मैं जोड़ देता हूँ। देखिए, ये आमाशय है भाई, और ये एसोफेगस जिसको हम ग्रसिका बोलते हैं, ये वाली संरचना। ठीक है, सिस्टम क्या होता है कि जब भोजन का डाइजेशन मुख में हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बोलस, ये बोलस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी कि कृमा कुंचन गति के द्वारा ग्रसिका से होता हुआ ये कार्डिक स्फिंक्टर है, फिर आता है अपने आमाशय में। कहाँ पे आता है बोलो? आमाशय में आता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई आखिर आमाशय में भोजन का डाइजेशन कैसे होता है। तो आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है, वहाँ पर मुख्य भूमिका जठर रस की होती है, जिसमें HCl था, पेप्सिनोजन था, प्रोरेनिन था, जठरीय लाइपेज था। इनको हमने सक्रिय किया और फिर अपने भोजन का क्या किया था? डाइजेशन किया था। ठीक है, तो आफ्टर डाइजेशन इन द स्टमक, मतलब जब भोजन का पाचन इस स्टमक में हो जाता है, तो अब इस भोजन को मैं एक नाम देता हूँ कायम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर यू। क्या? कायम। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन कैसे था कि भाई जो आमाशय में भोजन है उसका रासायनिक और यांत्रिक मंथन होने के बाद जो बनता है या कहलाता है वो क्या है? तो आपका आंसर है कायम। सिंपल सी बात है, यदि भोजन आमाशय में पच जाएगा तो उस भोजन का एक नाम होता है, एक मेडिकल टर्म होता है, और वो होता है कायम। क्या होता है भाई? कायम। ठीक है, तो ये जो कायम है, अब आपको मैं बता दूं, देखो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है ना,
है ना, थोड़ा सा उनको एक दिन प्रॉब्लम आएगी बस, फिर बाकी आप ये पूरा कंसेप्ट समझने लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है भाई, है ना। सुनिए, आज भी आपको आ जाएगा, लेकिन आज आपको आज का ही टॉपिक समझना है कि ये क्या सिस्टम है। सुनिए, आप इतना समझो कि जब भोजन का पाचन आमाशय में हो जाता है तो इसका एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं काइम। ठीक है, तो ये काइम, अब देखो ये है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ठीक है, तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, इसके नीचे ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको आप यू आकृति का या उल्टी सी आकृति का पार्ट बोल सकते हैं। इसका नाम होता है ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी। क्या बोलते हैं आप इसको? ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी। तो इस ग्रहणी में जो आपका भोजन आता है वो किस रूप में आता है? बोलो, काइम के रूप में आता है। आपका एक आंसर हो जाएगा सर, जो ड्यूडेनम होती है, छोटी आंत्र का जो पहला भाग होता है, उसमें जो भोजन है वो किस रूप में आता है भाई? काइम के रूप में आता है, मतलब काइम होता है। ठीक है, तो जैसे ही भोजन इस ग्रहणी में आता है, तो एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। ये जो ग्रहणी होती है ना, वो किसी भी प्रकार का एंजाइम कंटेन नहीं करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। तो एक सोचने वाली बात है कि आखिर इस ग्रहणी में भोजन का पाचन होता कैसे? तो उसका एक सीधा सा आंसर जो आप सभी को पता है कि सर, यहाँ पर एक तो अपना अग्नाशय होता है। कौन होता है? अग्नाशय, जो ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है, मतलब ग्रहणी के बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ग्रहणी इस प्रकार है और आपका अग्नाशय ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता ही है आपका कौन होता है? यहाँ पे पित्ताशय होता है। इधर साइड में कौन होता है भाई? पित्ताशय होता है ना, गॉल ब्लेडर। तो वहाँ से पित्त वाहिनी चल के आती है, सामान्य पित्त वाहिनी, और वो हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला बनाकर ओडाई की अवरोधनी के माध्यम से कहाँ पर ओपन हो जाती है? ड्यूडेनम में, यानी कि ग्रहणी में। हालांकि इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे अपनी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। जो बच्चे नए वो थोड़ा सा जुड़ जाएंगे। ठीक है, सुनिए, तो अग्नाशय के अंदर एक वाहिनी है जिसका नाम अग्नाशय वाहिनी है, और पित्ताशय से एक वाहिनी निकलती है जिसे पित्त वाहिनी, फिर ये यकृत वाहिनी से सामान्य यकृत वाहिनी से मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है। देखो, जो बच्चे नए हैं ना, उनको इस कंसेप्ट को समझने के लिए मेरी एक वीडियो देखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, यानी कि यकृत की संरचना। आप जब टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन करना, उसमें 11th बायोलॉजी मिलेगी आपको, और वहाँ पे आप यकृत की संरचना वाला टॉपिक देख सकते हैं। वहाँ आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये यकृत कैसे होता है, क्या क्या वाहिनियाँ होती हैं, ये सारा कुछ। तो सुनिए भाई, ये जो पित्ताशय होता है, ठीक है, ये पित्ताशय पित्त रस का क्या करता है? श्रावण करता है। कौन सी रस का? पित्त रस का। और मैंने कहा था कि ये इंटेस्टाइनल जो हार्मोन है, आंत्रीय जो हार्मोन है, वो अपने नीट सिलेबस का एक पार्ट है। मतलब नीट में इस इंटेस्टाइनल हार्मोन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का एक हार्मोन होता है, CCK। ये हार्मोन गॉल ब्लैडर को संकुचित करता है और वाइल जूस का सीक्रेशन करवाता है, यानी कि पित्त रस का श्रावण करवाता है। ऐसे ही पैनक्रियोजाइमिन, सीक्रेटिन आदि हार्मोन होते हैं जो पैनक्रियाज को अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? यह आपको मैं पहले भी बता चुका था। मतलब क्या है, सुनिए, जैसे ही भोजन ग्रहणी में आता है, ठीक है, तो ग्रहणी में भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, एक तो पित्ताशय से पित्त रस आता है। पित्ताशय से कौन सा रस? बाइल जूस, जिसको आप पित्त रस बोलते हैं। और अग्नाशय से आता है अग्नाशय रस। ये दोनों रस इस ग्रहणी में डाल दिए जाते हैं भाई, यहाँ पे डाल दिए जाते हैं ग्रहणी में, दोनों की दोनों रस। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अग्नाशय रस
और पितरस, पित्याशय से चल के आया मान लीजिए पितरस, और अग्ना से चल के आया अग्नाशय रस। तो अग्नाशय और पित्त दोनों रस इस ग्रहणी में डाल दिए जाते हैं, और ये जो रस होते हैं ना, इनमें कुछ एंजाइम होते हैं और जो भोजन का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ठीक है भाई, तो यही कंसेप्ट आज हमको देखना, यही टॉपिक कि आखिर भोजन का पाचन ग्रहणी में कैसे हुआ। सुनिए भाई, आपकी जो ड्यूडेनम है, जो आपकी ग्रहणी है, उसमें भोजन का पाचन दो रसों के माध्यम से होता है। एक तो होता है पित्तरस और एक होता है अग्नाशय रस। ठीक है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। अब देखना ये है कि ये जो बाइल जूस है वो कैसे एक्ट करता है अपने भोजन पर, और पैनक्रियाटिक जूस है वो कैसे एक्ट करता है अपने भोजन पर, मतलब कैसे इसको डाइजेस्ट करता है, केवल यही अपने को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइल जूस की, पित्तरस की। तो आप प्रथम सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए पित्तरस। ठीक है, या मैंने कुछ लिखाया नहीं था क्या वहाँ पे? गृहिणी में पाचन करा तो दिया था उसमें ना, पित्तरस और वो नहीं कराया था ना। चलिए लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर कीजिए, हेडिंग लगाइए गृहिणी में पाचन, है ना। छोटी आंत्र में पाचन हेडिंग लगानी है आपको सबसे पहले तो सी, छोटी आंत्र में, और उसमें भी आपको हेडिंग लगानी है गृहिणी में पाचन, बिना नंबर के, बिना नंबर के हेडिंग लगानी है गृहिणी में पाचन। लिखिए इसमें इसको एक बार छोड़ देना, पित्तरस को भी बाद में देखेंगे। मुझे याद नहीं है कि वो मैंने आपको कराया था या नहीं कराया था, मतलब गृहिणी में पाचन लिखाया था या नहीं लिखाया था। एक लाइन है, आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए भाई, तो हेडिंग लगा ली गृहिणी में पाचन, या आप कुछ भी मत करना, गृहिणी लिख देना कि यहाँ पर भोजन का डाइजेशन कैसे होता है। तो लिखिए कायम जब गृहिणी में पहुंचता है, कायम जब गृहिणी में पहुंचता है तो पित्ताशय से पितरस व अग्नाशय से अग्नाशय रस, इनकी इंग्लिश बाद में लिख लेंगे हम, है ना, जब इसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। गृहिणी में पहुंचता है तो पित्ताशय से पितरस व अग्नाशय रस गृहिणी में डाल दिया जाता है, गृहिणी में डाल दिया जाता है। नोट कीजिए इसको, चौक मिल जा भाई बढ़िया वाला। हाँ, लिख लिया। चलिए, गृहिणी में डाल दिया जाता है, इतना पॉइंट आपने नोट कर लिया। नोटबुक निकाल के आप साथ साथ नोट करते जाना है ना। इसको लिखने के बाद हम एक बार इसके बारे में बात करेंगे। अब आप बिना नंबर के हेडिंग लगाएंगे, एक लाइन छोड़कर, पित्तरस, और इस पित्तरस को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस मैं हेडिंग वो लिखा रहा हूँ, आप लिखते चलना। बाइल जूस यह है हल्के हरे व नीले रंग का, हल्के हरे व नीले रंग का क्षारीय तरल है जिसका pH 7.6 से 8.6 होता है। इसके डेटा अलग अलग आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऑथेंटिक आपको 7.6 से 8.6 मानना है, अंडरलाइन करना है इसको ना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिदिन
500 से 1000 ml पित्तरस स्रावित होता है। 500 से 1000 ml पित्तरस स्रावित होता है। नेक्स्ट, इसमें पित्त लवण, जिसको आप बाइल पिगमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और पित्त लवण में आपके आते हैं भाई बिलिरुबिन, विलिवर्डिन। पित्त लवण, पित्त वर्ण, अरे यार सॉरी, पित्त वर्णक। पित्त वर्णक करना है इसको ना, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, पित्त लवण। अब पित्त लवण में आप ब्रैकेट में करना भाई सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट। ये पित्त वर्णक है ना। कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड। पित्त वर्णक जो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन है। पित्त लवण जो कि 3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट, कोलेस्ट्रॉल व फॉस्फोलिपिड उपस्थित होते हैं। लिखिए फटाफट, एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको समझेंगे ढंग से। उतार लीजिए सभी को ना। लिख लिए होंगे ये पॉइंट तो ना। ऊपर लिखिए, ये हो गया, वर्णक वगैरह सारे हो गए भाई, ठीक है। अब लिखिए भाई इसके कार्य, जो पित्तरस होता है ना, इसके कार्य की बात करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट यह है भोजन के माध्यम को क्षारीय या आप उदासीन भी कह सकते हैं, क्षारीय या उदासीन बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है। यह वसा का पायसीकरण, अंडरलाइन करना पायसीकरण को, इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहते हैं भाई, इमल्सिफिकेशन।
वसा का पायसीकरण करता है। चौथा है यह हानिकारक जीवाणुओं को, ये भी जीवाणु को मारता भाई है ना। ज़्यादा ऑथेंटिक तो वो नहीं मिलता, लेकिन ये मारता है, कहीं लिखा हुआ है कि भाई हानिकारक जीवाणु को मारता है सोडियम बाइकार्बोनेट की सहायता से ना, ऐसे कुछ। और जिसका 5वां पॉइंट है ना, उसे आप इम्पोर्टेंट कर लेना भाई, 5वें पॉइंट को। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह लाइपेज को सक्रिय करता है। यह एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है भाई कि ये लाइपेज को सक्रिय करता है। और जो पॉइंट एनसीईआरटी का होता है ना, उसके अधिकतर चांस होते हैं भाई कंपटीशन एग्जाम में, नीट एग्जाम में। तो इसको आप अलग से इम्पोर्टेंट करके लिखना। लिखिए फटाफट चारों कार्य, 5 कार्यों को। पितरस के कार्य हैं ये, है ना, नोट कीजिए। लिखो सभी को, है ना, आराम आराम से लिख लो चाहे। कर लिया नोट? लिख लिया होगा अब तो, ना। चलिए सुनिए भाई, अब ध्यान से सुनना। देखिए, अपने भोजन का जो डाइजेशन है ना, हमारे भोजन का डाइजेशन जब आमाशय में हो जाता है तो उस भोजन को अब हम कायम बोलते हैं। और ये कायम हमारी ग्रहणी में जाता है, अर्थात छोटी आंत्र के पहले भाग में जाता है, जिसका नाम ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी होता है। अब देखना ये है कि ये जो भोजन है वो हमारी ग्रहणी में डाइजेस्ट कैसे होगा, उसका पाचन कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद करना है। और वो कौन सा पॉइंट याद करना है कि जैसे ही भोजन ड्यूडेनम में आता है, ग्रहणी में आता है, तो पित्ताशय से आता है बाइल जूस और अग्नाशय से आता है अग्नाशय रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इतना सा एक कंसेप्ट छोटा सा आप याद रखिए कि जब अपना भोजन, जैसे सपोज कीजिए कि भाई ये ड्यूडेनम है, इसको आप ग्रहणी बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अग्नाशय होता है और यहाँ से सामान्य पित्त वाहिनी चल के ऐसे आती है और यहाँ पर एक अवरोधनी होती है जिसको हम ओडाई की अवरोधनी बोलते हैं। ये भी नीट का क्वेश्चन है भाई, बन चुका था नीट में ना, कि कौन सी अवरोधनी इसको नियंत्रित करती है। सारे क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको पता चलेगा कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाए। तो ये ओडाई की अवरोधनी है, वो आप होती है यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो सुनिए, जैसे ही आपका भोजन, मान लीजिए जैसे ही ये भोजन मान रहा हूँ जो मैं वाइट कलर से बन रहा है, जैसे ही ये भोजन आता है ग्रहणी में, इसको आप कायम बोलेंगे, ठीक है।
तो पित्ताशय से तो आता है पितरस। अब सपोज कीजिए ये पितरस है, कौन है ये? पितरस, जिसको आप बाइल जूस बोलते हैं। और अग्नाशय से आता है अग्नाशय रस। कौन सा रस भाई? अग्नाशय रस। तो ये पितरस पहले काम करता है अग्नाशय से रस से पहले। जो पितरस होता है वो अग्नाशय रस से पहले आता है और पहले इस भोजन का क्या करता है? डाइजेशन करता है। तो ध्यान से सुनिए भाई, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा बाइल जूस है, जो हमारा पित्त रस है, वो आखिर भोजन को कैसे डाइजेस्ट करता है, ये जो कायम है उसको कैसे पचाने में मदद करता है। सुनिए भाई, तो पॉइंट को नोट करना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है, और सुनना भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पित्त रस होता है, हमारा जो बाइल जूस होता है, उसका pH 7.6 से 8.6 होता है ना। इसके पीछे भी एक कारण है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया था। एक डीपली नॉलेज की तरफ आपको ले चलूं जो बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। सुनिए क्या, कि जब बाइल जूस हमारे यकृत से बनता है, क्योंकि मैंने आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दिया था कि बाइल जूस पित्ताशय से नहीं बनता। आप 10th क्लास में ये पढ़ के आते हैं, क्या बोलूँ मैं, हाँ 10th क्लास में आप ये पढ़कर आए हैं कि भाई जो पित्त रस होता है उसे पित्ताशय बनाता है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई बाइल जूस का फॉर्मेशन पित्ताशय बिल्कुल भी नहीं करता। पित्त रस का निर्माण यकृत करता है, लेकिन पित्ताशय में वो स्टोरेज होता है, संग्रहित होता है, ठीक है। तो सुनिए, जब यकृत पित्त रस का फॉर्मेशन करता है तो उसका pH 8.6 होता है, लेकिन जैसे ही ये गॉल ब्लेडर में आ जाता है ना, इसका pH 7.6 हो जाता है, ठीक है। थोड़े कोई क्षार वगैरह होते हैं यहाँ पे, तो 7.6 इसका pH हो जाता है। अब सुनिए भाई, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको डेटा है, आप इसको याद रख लेंगे। और पर डे, प्रतिदिन की मैं बात करूं तो लगभग 500 से 1000 ml बाइल जूस हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो सैलाइवा होती है, जो लार होती है, वो पर डे 1000 से 1500 ml स्रावित होती है। सेम उसी प्रकार जो हमारा बाइल जूस होता है वो पर डे 500 से 1000 ml स्रावित होता है भाई। 500 से 1000 ml स्रावित होता है पर डे हमारा बाइल जूस, जिसका pH होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस पित्त रस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं अभी बताऊंगा। इस पित्त रस में इसका कंपोजिशन की मैं बात करूं तो आपको याद करना है कि इसमें कुछ पित्त वर्णक होते हैं। ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने, कि भाई हमारा जो बाइल जूस होता है, उस बाइल जूस में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ये अपने को याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे बाइल जूस में होता है सबसे पहले पित्त वर्णक, है ना। वर्णक को पिगमेंट बोलते हैं जो रंग प्रदान करते हैं। अब ये बाइल पिगमेंट कौन कौन से अपने, मैं आपको बता दूं, दो आपके बाइल पिगमेंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट है बिलिरुबिन और विलिवर्डिन। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट बाइल पिगमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बाइल पिगमेंट है भाई, पित्त वर्णक हैं जो पित्त को या पित्त रस को रंग प्रदान करते हैं ना। तो एक तो है बिलिरुबिन और एक है बिलिवर्डिन। सॉरी, वो हरे नीले ना होकर हरे पीले रंग का कर लेना आप, है ना। नीला नहीं होता, हरा पीला होता है। जो मैंने पॉइंट आपको लिखाया था ना, कौन सा पॉइंट था, कि जो पित्त रस होता है वो हल्के हरे व नीले रंग का होता है। तो आप उस नीले की जगह पीला रंग कर लेना ना, उसका ऑथेंटिक पीला रंग है, पीला। जो नीला है ना, नीला, उसकी जगह पे आप पीला रंग कर लीजिए। हालांकि आपको तीनों ही रंग देखने को मिल जाएंगे बुक्स में, कहीं आपको नीला भी मिलेगा, कहीं हरा भी, कहीं पीला भी, ठीक है। तो आपको केवल हरा और पीला कर लेना है। हल्के हरे रंग का व हल्के पीले रंग का होता है, ये आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो पीला रंग प्रदान करता है भाई, ठीक है। चलिए, वो करेक्शन कर लिया, नीले की जगह पे आपको पीला कर लेना है। मुझे याद आ गया, शायद मैंने नीला लिखा था, और ज़्यादा ऑथेंटिक आप पीला कर लीजिए, हालांकि तीनों ही सही हैं। चलिए,
तो मैं बात करूं पित्त वर्णक की, तो अपने पास जो बाइल जूस होता है उसमें दो पित्त वर्णक होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। ठीक है, ये बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन कैसे बनते हैं ये मैं आपको प्रीवियस क्लासों में बता चुका था कि जब हमारी आरबीसी, जिसको आप रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, जब ये आरबीसी नष्ट हो जाती है तो इस आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन में भी एक पार्ट है हीम। तो इस हीम के टूटने से, आपने कुप्फर कोशिकाओं का नाम सुना था क्या? वहाँ पे कुप्फर कोशिकाएं जो यकृत में होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई कि कुप्फर कोशिकाओं का संबंध कौन से अंग से है, तो आंसर था भाई यकृत से। ठीक है, सुनिए, तो जो हीम होता है ना, हीम, ये हीम दो भागों में बट जाता है हीम, और बनाता है पित्त वर्णक। तो आपको याद रखना है पित्त वर्णक का फॉर्मेशन आरबीसी के विखंडन से होता है। किससे होता है? आरबीसी के विखंडन से होता है, यानी कि आरबीसी के टूटने से होता है। तो दो वर्णक बनते हैं, एक बिलिरुबिन और एक बिलीवर्डिन, जो हमारे बाइल जूस को रंग प्रदान करते हैं। और जब मैं आगे हम मल वगैरह पढ़ेंगे, बहिक्षेपण पढ़ेंगे, तब इनके बारे में और बात करेंगे। लेकिन यही छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि ये जो बिलिरुबिन होता है, यदि इसकी मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो हमें जॉइंटिस यानी कि पीलिया रोग हो जाता है। जॉइंटिस डिजीज भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, सबसे लास्ट में वहाँ और इसका जिक्र करेंगे, क्योंकि बिलिरुबिन एक पीला रंग प्रदान करता है। तो जब इसकी मात्रा यकृत में या यकृत वाहिनियों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, तो बाइल जूस एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, मतलब बाहर नहीं निकल पाता है अपनी बॉडी से, तो हमारी बॉडी के अंदर वो जमा हो जाता है और हमारे नाखून, हमारी जीभ, हमारी आई कलर, इन पे वो इफेक्ट डालता है और उनका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा पीले कलर का हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये होता है अपना बिलिरुबिन, इंपॉर्टेंट है बिलिरुबिन बहुत, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। और जो बिलिरुबिन है वो यूरोक्रोम बनाता है, जो हमारे मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये सभी टॉपिक आएंगे। तो फिलहाल आप क्या याद रखेंगे कि जो पित्त वर्णक है वो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं, जो आरबीसी के विखंडन या आरबीसी के टूटने से बनते हैं। ठीक है, फिर इसमें पित्त लवण है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है। कुछ कहते हैं कि भाई जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो भी जीवाणु को नष्ट करने में मदद करता है। ठीक है, और ग्लाइकोलेट है, टोरोकोलेट है, जो वसा का पायसीकरण करने में मदद करेंगे। ठीक है, ऐसे है। कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है। तो ये पॉइंट तो आपको केवल याद करने वाले हैं, आपको केवल इनको याद करना है। ठीक है, तो शायद ये 3-4 पॉइंट हो गए। ये जो पित्तरस होता है वो हल्के पीले हरे रंग का होता है, pH 7.6 to 8.6 होता है, पर डे 500 to 1000 ml ये स्रावित होता है। और इसमें पित्त वर्णक हैं जैसे बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, और पित्त लवण हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट, फॉस्फोलिपिड ना, कोलेस्ट्रॉल आदि, ये सारे पदार्थ इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब एक एक करके हम अपने फंक्शन को देखेंगे भाई, एक एक करके हम अपने कार्य देखेंगे कि आखिर ये बाइल जूस हमारे लिए क्या फंक्शन एक्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके कार्य हैं भाई, एक एक मैं आपको बताऊंगा भाई। सबसे पहला कार्य, आप खुद सोचो, जरा ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट को। अभी जो भोजन है जिसको आप काइम कहते हैं, वो कहाँ से डाइजेस्ट होके आया है? बोलो, आमाशय से डाइजेस्ट होके आया था ना, आमाशय से। और आपको पता है ना कि भाई आमाशय में तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो बोलिए आपके भोजन का माध्यम अभी कैसा है? आप बोलेंगे सर श्योर अम्लीय है। भाई जब आपका भोजन आमाशय से डाइजेस्ट होके आया है तो उस भोजन का माध्यम अम्लीय ही तो होगा। बोलो नहीं होगा क्या अम्लीय? बिल्कुल होगा ना अम्लीय। अब सुनिए, जब उस भोजन का माध्यम अम्लीय होता है तो उस अम्लीय होने का एक खतरा रहता है, एक हानि है हमारे लिए। क्या? एक तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम भी HCl की वजह से ही होती है। यदि हम ज़्यादा टाइम तक खाना खाते रहते हैं
तो HCl हमारी बॉडी में ज़्यादा स्रावित होता है, जिससे हमें एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं। अब एक पॉइंट और आप सुनिए बेसिक नॉलेज का। क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी कोई पदार्थ खराब होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, जब भी हम उसको बोलते हैं ना भाई ये खराब हो गया, तो क्या आपने उसका स्वाद देखा है? तो आप नोटिस करना कि जब भी कोई पदार्थ खराब होता है तो उसका स्वाद हमेशा खट्टा होता है, कड़वा नहीं होता कभी भी। कैसा होता है बोलो? खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो pH मान है वो कम हो जाता है। ध्यान से सुनना, उसका जो pH मान है वो कम हो जाता है, इस वजह से वो पदार्थ क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ ना कि कोई भोज्य पदार्थ का pH यदि कम हो गया, किसी भोज्य पदार्थ का pH यदि सामान्य से कम हो गया, तो वो खराब होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल। तो कुल मिला के बात क्या है कि जब आपका भोजन आमाशय से आया है तो वो अम्लीय माध्यम का है, तो हो सकता है वो हमारी छोटी आंतरिक ग्रहणी में आकर क्या हो जाए? खराब हो जाए। क्योंकि जो भी पदार्थ खराब होते हैं, सड़ते गलते हैं, है ना, वो सब pH के कारण, उसका pH मान कम हो जाता है ना। आपने देखा है दूधिया जो होते हैं, दूधिया जो दूध आपकी सप्लाई करते हैं ना, उनमें बेकिंग सोडा डालते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का क्षार है ना। तो दूध का जो pH होता है ना, दूध का pH उसको थोड़ा सा देखो सुनिए, दूध का pH है शायद 5 से 6 के बीच होता है, 5.6 कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जब आप उस दूध का जो pH है ना, तो यदि हम दूध में बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे तो दूध सुबह से, अब देखो दूध निकाला जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग 4-5 बजे, और दूधिया शहरों में 10 और 11 बजे तक सप्लाई करते हैं। बोलो करते नहीं करते? तो इतने समय तक हो सकता है दूध खराब हो जाए। तो हमेशा उसमें दूधिया, अब भाई कोई मिल्कमैन हो तो भाई बुरा मत मानना, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ये किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ते ऐसे, तो ये रियलिटी है और आप भी जानते हैं ना। कहीं भाई कोई नाराज़ हो जाए कि सर आप क्या कैसे बातें कर रहे हैं ना, नहीं बिल्कुल रियल बोल रहा हूँ भाई, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। सुनिए, अब आप खुद सोचना कि जो बेकिंग सोडा होता है, एक बात बताओ, क्या वो दूध के pH को बढ़ा नहीं देगा क्या? मान लीजिए मैं दूध का pH 5.6 मान लूँ, ठीक है, 5 से 6 के बीच में होता है ना, 5 मान लूँ, कुछ भी मान लूँ। तो यदि मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल दूँ तो बोलो इसका pH 6 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना, 6 से ज़्यादा। अब सुनिए, अब 6 से कम होने में इस pH को, मान लीजिए मैंने दूध का pH 6.5 कर दिया, 5.6 से कर दिया, है ना, और दूध को मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, और एग्जाम्पल लूँ में दूध का pH यदि 4.5 हो गया तो ये खराब हो जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात को? तो सुनिए, मैंने इसमें बेकिंग सोडा जब डाला तो इसका pH मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो बढ़ेगा ना, क्योंकि मैंने दुर्बल एक क्षार डाली है, और क्षार तो pH मान बढ़ा देते हैं। तो 6.5 हो गया। अब बताओ इस 6.5 को 4.5 होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो टाइम लगेगा ना। तो टाइम लगेगा जब तक ये दूध सही रहेगा, समझ रहे? इसलिए जो दूध है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। लंबे समय तक का मतलब है 4-5 घंटे तक वो खराब नहीं होता है। इसलिए जो दूधिया होते हैं ना, वो दूध में क्या मिलाते हैं? बेकिंग सोडा मिलाते हैं, ताकि वो खराब नहीं हो जाए। तो कुल मिला के बात यह है, अरे यार, जब भी कोई दूध खराब होता है आप उसको पी के देखना, खट्टा लगता है ना, खट्टा लगता है ना। क्यों? अरे उसका pH मान कम हो गया। तो सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब है, यदि आपके भोजन का pH मान कम है, यदि आपके भोजन का pH मान कम है ना, pH मान कम है, तो वो खराब हो जाएगा जल्दी। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो पहला काम जो हमारा बाइल जूस होता है वो भोजन के माध्यम को कैसे करेगा भाई? क्षारीय, क्योंकि पित्त रस का जो pH है वो ज़्यादा है ना, पित्त रस का जो pH है वो ज़्यादा है ना, बोलो है कि नहीं? था ना, pH 7.6 से 8.6 था। तो अब जो भोजन का माध्यम था वो तो अम्लीय है, क्योंकि वो आमाशय से चल के आया है। यदि इसका माध्यम अम्लीय ही रहा तो ये खराब हो जाएगा ना, सड़ गल जाएगा ना। तो इसलिए जो हमारा बाइल जूस होता है
वो सबसे पहले उस भोजन के माध्यम को या तो क्षारीय कह सकते हैं या उदासीन कह सकते हैं, बना देता है। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना श्योर। तो ये तो इसका पहला कार्य है भाई पितरस का। दूसरा, अब दूसरा इसी कंसेप्ट पे टिका हुआ है कि ये भोजन को किससे बचाता है? सड़ने से बचाता है। कि जो भोजन है ना वो हमारी छोटी आंत्र में ही खराब नहीं हो जाए, उसको बचाता है पितरस। अरे श्योर बचाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि भोजन जब खराब होता है, जब सड़ता गलता है, जब उसका पीएच मान कम हो जाए। अब बाइल जूस का तो पीएच होता है क्योंकि एक क्षारीय तरल था, तो ये उस भोजन के पीएच को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो बोलो, एक तो इसके माध्यम को क्षारीय बना देगा और इसको सड़ने गलने से बचाएगा। क्या करने से बचाएगा? सड़ने गलने से बचाएगा। तीसरा, इसका तीसरा जो है ना लालाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या? कि जो वसा होती है ये उसका करता है पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं पायसीकरण को। तो मेरे पॉइंट को आप जरा ध्यान से सुनना जो मैं अब आपसे कहने जा रहा हूं। सुनिए, भोजन के मुख्य 3 कंपोनेंट थे, एक कार्बोहाइड्रेट, एक वसा और एक प्रोटीन। ठीक है, तो सुनिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था मुख में, वकल कैविटी में, और प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया था आमाशय में। लेकिन अभी तक भोजन की वसा का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब तक बाइल जूस इस भोजन की वसा पर कार्य नहीं करेगा, किसी भी एंजाइम में इतनी ताकत नहीं है जो इस वसा को डाइजेस्ट कर सके, जो इस वसा का पाचन कर सके। समझ पा रहे आप मेरी बात को? देखो, दूध की वसा को पचा देता है जठरीय लाइपेज आमाशय में, दूध की वसा को, जिसको ट्राइब्यूटायरेन आप बोलते हैं। लेकिन भोजन की वसा का पाचन तब तक नहीं होता जब तक उस पर बाइल जूस एक्ट नहीं करता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि भोजन की वसा को पचाने में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो हमारे बाइल जूस की होती है भाई, पित्तरस की होती है। पित्तरस की सबसे अहम भूमिका होती है इसको पचाने में। समझ में आई बात? नहीं आई बोलो। ठीक है, तो अब ये पायसीकरण क्या है? पॉइंट याद रखना कि वसा के पाचन को स्टार्ट करता है बाइल जूस। जो भोजन की वसा है ना उसको पचाता कौन है? वसा, बाइल जूस स्टार्ट करता है। देखिए, पित्तरस कोई एंजाइम नहीं है, बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये वसा के पाचन में क्या करता है भाई? मदद करता है। अब मदद कैसे करेगा वो सुनिए। ये पायसीकरण या एमल्सिफिकेशन क्या है वो सुनिए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखो, आपके भोजन की जो वसा है ना, मान लीजिए ये वसा है, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल है ना वसा का, वसा के बड़े बड़े अणु है ना। अरे भाई, क्योंकि अभी तक इसका जब डाइजेशन ही नहीं हुआ कहीं पे, तो ये बड़े अणु के रूप में ही तो होगा। तो जैसे ही ये भोजन की वसा ग्रहणी में पहुंचती है, बाइल जूस इस पे अपना कार्य करता है और इसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, और इस वसा के बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है। किस में बदल देता है वो तो बोलिए? छोटे छोटे अणुओं में। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है जो अभी मैं आपको नोट भी कराऊंगा, है ना। और चाहे तो आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए जहाँ पे मैंने पित्तरस के कार्य कराए ना वहाँ पे आप नोट लगा के लिख लीजिए। सभी बच्चे लिखिए, नोट लगाइए, नोट लगा के लिखो, लगा लिए नोट। उसमें लिखो वसा के बड़े बड़े अणुओं को, वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल देना। वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल देना पायसीकरण
ब्रैकेट में एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे, एमल्सिफिकेशन कहलाता है ना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बोलो एमल्सिफिकेशन की। अब क्या सिंपल सी डेफिनेशन, देखो ये फैट है, ये वसा का अणु है, यदि इस वसा के अणु पर पित्तरस कार्य करेगा, पित्तरस है ना, इसमें लेसिथिन अणु वगैरह बहुत बड़ी प्रोसेस है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है इससे। जो बाइल जूस है भोजन की वसा पर जैसे ही कार्य करता है, उस वसा के बड़े अणुओं को ये सबसे पहले छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, और वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना ही क्या कहलाता है भाई, पायसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पायसीकरण। तो कितनी सिंपल सी प्रोसेस है पायसीकरण की ना, बहुत सिंपल है कि यदि हम वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदल देंगे तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, पायसीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बोलो, पायसीकरण कहलाती है। तो समझ गए वसा का पायसीकरण क्या होता है ना। अब सुनिए, जो बाइल जूस है ना उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, क्योंकि वसा के पाचन को स्टार्ट ही यही रस करता है। कौन सा रस बोलो, पित्त रस। तो समझ गए इसका तीसरा कार्य कि जो बाइल जूस होता है वो वसा का क्या करता है, पायसीकरण। अब यदि हम ये समझें कि ये पायसीकरण क्या है, तो एक सिंपल सी प्रोसेस है कि यदि हम भोजन के वसा के बड़े अणु को पित्त रस की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में बदल देंगे तो हम उसी प्रोसेस को वसा का पायसीकरण बोलेंगे। अब ये ऐसी वसा है जिसको आप पायसीकृत वसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वसा पर अब कोई एंजाइम कार्य कर सकता है, मतलब इसको डाइजेस्ट कर सकता है। यदि पित्तरस नहीं हो ना, जो पित्तरस है वो पायसीकरण नहीं करे, तो कोई भी एंजाइम इस वसा को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, भोजन की वसा को, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो कोई भी एंजाइम जिसका नाम लाइपेज है, मैं हम आगे बात करेंगे, लाइपेज एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो इस वसा का पाचन करता है। तो यदि इस पर वसा पे सबसे पहले पित्तरस काम नहीं करे तो हमारा लाइपेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो वसा के पाचन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन है भाई, वाइल जूस है, पित्तरस है। यह बात आपको याद रखनी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको तीनों कार्यों में ना। ये वसा का पायसीकरण करता है। अब चौथा कोई खास पॉइंट नहीं है, जीवाणु को नष्ट करता है, आप याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लास्ट कार्य है ना, लास्ट कार्य था भाई कि ये लाइपेज को सक्रिय करता है। ये मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये पॉइंट स्पष्ट दिया हुआ है कि पित्तरस लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। तो आप इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, आपके नीट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। मैंने देखा नहीं है ये आया नहीं आया, शायद मुझे नहीं मिला, लेकिन ये इम्पोर्टेंट तो आपको याद रखना है, ठीक है। आ सकता है फॉर फ्यूचर कि लाइपेज एंजाइम को सक्रिय कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पित्तरस। या कई बार हमारे नीट एग्जाम में सही कथन वाले आ जाते, तो सही कथन में जैसे मान लीजिए उसने दे दिया कि पित्तरस लाइपेज को सक्रिय करता है, तो बोलो ये सही कथन है कि नहीं, ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी हेल्प करती है ऐसी थ्योरी, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट याद करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बाइल जूस के सभी कार्य कंप्लीट हैं, ठीक है। पित्तरस के सभी कार्य कंप्लीट हैं। तो हमने आखिर देखा कि जो ग्रहणी होती है उसमें जो भोजन का पाचन है वो एक तो पित्तरस के माध्यम से और एक अग्नाशय रस के माध्यम से होता है। तो आज हमने केवल ये देखा कि जो हमारा बाइल जूस है, जो हमारा पित्तरस है, वो भोजन को पचाने में कैसे मदद करेगा। तो आपको इतना याद करना है कि सर एक तो ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाने से भोजन हमारा सड़ने गलने से बचता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये जो हमारी भोजन की वसा होती है उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, और इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहते हैं। और पायसीकरण के बाद ही जो लाइपेज नाम का एंजाइम है, क्योंकि इसको सक्रिय भी कौन करता है भाई,
लाइपेज को सक्रिय भी कौन करता है भाई? पितरस ही तो करता है। तो पितरस जैसे ही लाइपेज को सक्रिय करेगा, फिर ये लाइपेज एंजाइम जाएगा किसके पास? पाइसीकृत वसा के पास, और फिर इसका क्या करेगा? डाइजेशन करेगा, इसका पाचन करेगा। तो ये सिस्टम होता है। तो ये था हमारा बाइल जूस भाई, है ना। और अब थोड़ा टाइम हो गया है तो शायद वो अग्नाशय वाला टॉपिक तो हो नहीं पाएगा। तो बाकी आज कल से हम पूरी स्पीड पर रहेंगे और इस चैप्टर को जितना जल्दी संभव हो सकेगा उतना जल्दी इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। हालांकि ये सबसे बड़ा चैप्टर मानो आप समझाने की दृष्टि से ना, और जो चैप्टर हैं वो इतने ज़्यादा डीपली नहीं है, मेरा मतलब है इतना ज़्यादा उनमें टाइम नहीं लगता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे हर कंसेप्ट को अपने को समझना होता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब सुनिए, आज तक के नोट्स आप कंप्लीट कर लेना, और जो बच्चे नए उनको घबराना नहीं है भाई। जहाँ आज से मैंने स्टार्ट किया है केवल आप वहीं से स्टार्ट करो अपनी नोटबुक में, और जब आपके कोई यार दोस्त बन जाए, हालांकि मैं भी आपको पूरे को कराऊंगा, जो पुराना निकल गया है ना उन सभी बच्चों का रिवाइज कराऊंगा, मैं लिखाऊंगा भी, रिवाइज भी होगा, ठीक है। तो आप जहाँ से आज स्टार्ट किया है वहीं से स्टार्ट करना, और आज धैर्य रखना, 1-2 दिन में आपको पूरा जो टॉपिक है वो आप जुड़ जाएंगे इससे, और आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करेंगे